नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का PW ओनली IAS पर। मैं अरविंद मिश्रा और मेरे साथ आप लोग देखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य एक ऑप्शनल के तौर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में अपने आप में चिर प्रतिष्ठित है। अब इसका गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है। एक अपने यहाँ कहावत है, नानी के आगे ननिहाल का बखान। तो आप लोग इस विषय की विशेषताओं को, खूबियों को बहुत अच्छी तरह जान गए हैं कि यह जो विषय है वो रुचिकर है। हिंदी साहित्य, इसका सिलेबस अपने आप में बहुत ही रुचिकर है, सहज है। जो विषय रुचिकर होता है, जो विषय सहज होता है, वो अपने आप में अंकदायी हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी साहित्य क्यों अंकदायी है। तो जो चीज़ हमें सहजता से समझ में आ जाए, अपनी रुचि का विषय है, उसको लिखना भी आसान हो जाता है, इसीलिए वो अंकदायी है। और इस विषय की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये समाज की संवेदना का विषय है। इसीलिए इसको रटना नहीं पड़ता, ये रटंत नहीं है। अब बात आती है कि जो रटंत नहीं हो, रुचिकर हो, सहज हो, अंकदायी हो, समाज की संवेदनाओं का विषय है, जिसे हम जी करके आते हैं, जिसे जिया, भोगा, जाना, समझा। अगर उसी से परीक्षा देने की ज़रूरत पड़े, उसी से IAS बनने की आवश्यकता हो, तो वो विषय कभी ना तो नीरस होता है, ना उबाऊ होता है, ना ही अंकों को लेकर के झेलाऊ होता है। इसीलिए इस विषय की खूबियों को आपके आगे बताना अब मुझे लगता है कि ये पिष्ट पेषण है, पुरानी बातों को फिर से दोहराना है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। ये जो पूरा विषय है हमारा हिंदी साहित्य, अगर इसके अंकों की बात करें तो अन्य ऑप्शनल की तरह ये भी 500 अंकों का है। कुल 4 खंडों में बटा हुआ है, 2 पेपर में बटा हुआ है। इसका जो पहला खंड है दोस्तों, उसका नाम है भाषा खंड। और भाषा खंड को आम बोलचाल में हम भाषा विज्ञान कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस पर हम आएंगे। इसका जो दूसरा खंड है वो है साहित्य का इतिहास। तीसरा खंड है कविता या काव्य खंड। और चौथा खंड जिसे हम गद्य साहित्य या गद्य खंड या कथा साहित्य कहते हैं। सबसे पहले ये बात करें कि अंकों के लिहाज से इस हिंदी साहित्य के 4 खंडों में सबसे अधिक वरीयता किसे देनी चाहिए, किसे अधिक प्राथमिकता दें। तो जैसा कि इसका नाम है भाषा विज्ञान, ये विज्ञान की तरह अंक देता है खंड। ना इसमें कोई बहुत व्यापक भूमिका बनाने की ज़रूरत होती है, ना निष्कर्ष लिखने की कोई अधिक आवश्यकता पड़ती है। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, अब ब्रंज की विशेषता बताइए, खड़ी बोली की विशेषता बताइए, पूर्वी हिंदी क्या है, प्रारंभिक हिंदी क्या है, अवहट क्या है, ब्रज अवधि पर तुलनात्मक चर्चा करें, राजभाषा के संवैधानिक विकास पर चर्चा करें, देवनागरी लिपि के विकास पर चर्चा करें। यानी अंकों के दृष्टिकोण से ये जो पहला खंड है वो अति अंकदायी होता है। अंकों के लिहाज से आप पहले खंड को पहले ही नंबर पर रख सकते हैं।
बहुत अंक देता है मैथ की तरह। अगर आपने ढंग से किसी प्रश्न को लिख दिया और अगर वो 20 अंकों का है तो यकीन मानिए कि 14-15 अंक आप इसमें ला सकते हैं। दूसरे नंबर पर अंकों के लिहाज से काव्य खंड को रखा जाता है, क्योंकि कविता में दर्शन है, कविता में कवि की जीवन दृष्टि है, कविता में सामाजिक संवेदनाएं हैं, वो कविता किस प्रकार कालजयी है, या यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक युग में वह कविता किस प्रकार प्रासंगिक है। इसलिए आज के संविधान से जोड़कर, आज की सामाजिक परिस्थितियों से जोड़कर जब आप कविताओं को पढ़ते हैं और उसमें उत्तर लिखते हैं तो ये भी बहुत अंकदायी हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बहुत सहजता की। ऐसे तो हिंदी साहित्य अपने आप में पूरी तरह सहज है, लेकिन ये जो कथा साहित्य है, अब इसमें आपको पढ़ना क्या है? नाटक, कहानी, उपन्यास। तो बचपन से इन चीजों के हम लोग अभ्यस्त रहे हैं। जब भी कोई और विषय पढ़ने में मन ना लगे तो हिंदी साहित्य उठा करके पढ़ा करते थे, उसकी कहानियों को, उपन्यास को, नाटक को उठा करके पढ़ लिया करते थे। मनोरंजन का मनोरंजन, और जीवन में बहुत कुछ शिक्षाएं मिली वो अलग, और सिलेबस तैयार हुआ सो अलग। इसीलिए चाहे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हों, मैथिली शरण गुप्त हों, प्रेमचंद हों, इन सब ने माना कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन या विलास की वस्तु नहीं है। साहित्य समाज को जगाने का काम करता है, उसमें सामाजिक राष्ट्रीय चिंतन होता है। साहित्य रुचिकर तो है ही, कथा के रूप में मनोरंजन तो करता ही है, साथ ही साहित्य समाज के लिए हितकारी है, इसलिए साहित्य समाज का दर्पण है। तो ये जो खंड है, जैसा कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा, न केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये चौथा खंड बहुत ही सहज है, इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं, अतिरिक्त मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, ये जो दूसरा खंड है ये संकल्पनात्मक है। अंकदायी ये भी है, लेकिन एक चीज ईमानदारी से आप समझ लीजिए कि जितना स्कोरिंग भाषा खंड और कविता खंड है, उतना स्कोरिंग ये दोनों खंड नहीं है। ये बहुत सहज है, इसमें अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, और ये संकल्पनात्मक है। आदिकाल में सामंती दरबारी परिवेश का क्या मतलब था? भक्ति काल की चेतना मानवतावादी क्यों है? क्यों भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल रहा है? क्यों भक्ति काल का केंद्रीय विषय प्रेम है? क्यों भक्ति काल लोक जागरण या मध्यकालीन लोक जागरण है? ये संकल्पनात्मक है। रीति काल में रीति का क्या अर्थ है? भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति किसे कहते हैं? द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता का क्या अर्थ है? छायावाद में स्वच्छंदतावाद और कल्पनाशीलता का क्या मतलब है? छायावाद में व्यक्ति चेतना और प्रकृति चेतना से आप क्या समझते हैं? नवजागरण परक चेतना का क्या अर्थ है? प्रगतिवाद में मार्क्सवाद का क्या लेना देना है? तो ये खंड संकल्पनात्मक है। इसलिए जब आप हिंदी साहित्य में आगे बढ़ें तो आपसे मेरी विनती है, आपसे मेरी गुजारिश है कि सबसे अधिक फोकस करें भाषा खंड पर, कविता खंड पर। ये बहुत सहज है, अपने आप तैयार होता है, शिक्षक थोड़ी सी मेहनत कर दे। ये जो दूसरा खंड है साहित्य इतिहास, संकल्पनात्मक है। हमारे जैसे शिक्षक क्लास में एक एक बात समझा के लिखवा दें, आप एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ये चीजें जीवन भर नहीं भूलती। दोस्तों, आइए एक आध मिनट में हम इस बात को समझें कि हिंदी साहित्य को हम तैयार कैसे करें। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि अन्य विषयों में हमेशा सिलेबस चेंज होता रहता है, विचारक बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं,
और इस वजह से अन्य सब्जेक्ट या अन्य ऑप्शनल में नए नए चीज जुड़ते रहते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य में परंपराओं का निर्वाह होता है। कह सकते हैं कि यह विषय पारंपरिक है, परिवर्तन कुछ होता नहीं है। 10 से 20 वर्षों के प्रश्नों को खूब अच्छी तरह तैयार कर लिया जाए तो इस विषय में सेलेक्ट होना बहुत आसान हो जाता है। और यही वजह है कि चाहे वो इंजीनियर हो, एमबीबीएस हो, कैट मैट निकालने वाले मैनेजमेंट के अभ्यर्थी हों, अभियंता इंजीनियर हों, साइंस ग्रेजुएट हों, कॉमर्स ग्रेजुएट हों, कोई भी इस विषय का लाभ ले सकता है, कोई भी। और क्यों लाभ ले सकता है, इसके पीछे भी एक बहुत छोटी सी कहानी है, या यूं समझें कि एक छोटा सा कारण है। वो कारण क्या है? यदि इस विषय को शिक्षक क्लास में खूब अच्छी तरह समझा दे, क्लास में आपकी समझ विकसित हो जाए और थोड़ी सी मेहनत करके शिक्षक आपको हर प्रश्न का उत्तर बोल कर लिखा दे, डिक्टेट कर दे, आपके पास लिखित अगर उत्तर हो, अपने हाथों से आपने नोट्स बना लिया, एक बार आपने पूरे टॉपिक को क्लास में समझ लिया, फिर अपने हाथों से उसे ही लिख लिया, शिक्षक ने बोलकर लिखा दिया, तो घर जाकर के 10 मिनट में उस टॉपिक को पढ़ लीजिए और फिर एक बार लिख लीजिए। बस इस विषय में इतनी ही मेहनत लगती है, न हिंग लगे न फिटकरी, रंग चोखा होए। ये एक ऐसा विषय है जहां आपको रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं, जहां आपको अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। यह एक ऐसा विषय है जहां आपको गहन मेहनत की आवश्यकता नहीं। आप अपनी सारी मेहनत जीएस पर करते जाइए, हिंदी साहित्य को तो आप हर रोज 1 घंटे दीजिए। जैसे मेरे साथ आप क्लास में चल रहे हैं, आपका सिलेबस खत्म हो गया, 6 साढ़े 6 7 महीने, 7.5 महीने मैक्सिमम, बहुत ईमानदारी से लगता है। जो लोग कहते हैं 4 महीने में सिलेबस खत्म हो जाता है, ये थोड़ा गड़बड़ है, चारों खंड खत्म नहीं हो पाता है। व्याख्या सहित, प्रश्नोत्तर सहित, आंसर फॉर्मेटिंग सहित लगभग 6 से 7 महीने का समय लगता है। एक एक टॉपिक को क्लास में समझ लीजिए, आपकी समझ विकसित हो जाए, मैं बोलता जाऊं, आप अपने हाथ से लिखते जाएं, एक एक प्रश्न का उत्तर आपकी कॉपी में आ जाए, कुल 5 कॉपी आपकी भर जाए, और उसके बाद आप समझ लीजिए कि आपका ये ऑप्शनल पूरी तरह से तैयार हो गया, इसकी समग्र तैयारी हो गई। अब आप पीटी की परीक्षा दीजिए, उसमें क्वालिफाई कीजिए, हिंदी साहित्य को एक बार और रिवाइज कर लीजिए, मौका मिले तो जाके परीक्षा भवन में बैठिए। हिंदी की वजह से, हिंदी साहित्य की वजह से आप मेंस में कभी भी निराश नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे। और इसमें किसी शिक्षक या मेरी या हम जैसे लोगों की कोई बहादुरी नहीं है, हमारा कोई बड़प्पन नहीं है, बल्कि इस शिक्षक की, इस सब्जेक्ट की, इस विषय की प्रकृति ऐसी है। बहुत कम मेहनत भी करें, एकदम कम मेहनत, सामान्य मेहनत में भी यह विषय 270 प्लस अंक सबको देता है। थोड़ी सी मेहनत, जैसा कि बताया कि क्लास में आप एक एक प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए, घर जाकर के उसे पढ़ लीजिए, फिर अपने से एक बार लिख लीजिए, तो थोड़ी मेहनत बढ़ा दें तो यह विषय 330 प्लस बहुत आराम से देता है। यानी अन्य विषयों में अगर आप जी जान लगा के भी पढ़ते हैं तो जो अंक आपको प्राप्त होता है वो इस विषय में बहुत सामान्य मेहनत, ऐसे ऊपर ऊपर भी पढ़ के जाएंगे तो भी इतने अंक आ जाते हैं। थोड़ी अतिरिक्त मेहनत कर दें तो ये सब्जेक्ट आपको 330 प्लस मार्क्स आराम से देता है। बहुत जो अच्छे अभ्यर्थी विद्यार्थी हैं हिंदी साहित्य के,
वो एक कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं कि 350 प्लस जाया जाए, लोग जाते भी हैं, जाया जा सकता है, लेकिन आप एक संतुलन बना करके रखें कि आपको 300 से 330 के बीच रहना है। याद रखिए यह अंक टॉपर का मार्क्स होता है। आपको 1 to 100 के बीच में ये अंक कहीं ना कहीं रखेगा, यानी रैंक 1 से लेकर के 100 के बीच में आप जरूर अपने स्थान को सुनिश्चित कर पाएंगे। भव्य सफलता। दोस्तों आइए बात करते हैं हिंदी साहित्य का सिलेबस है क्या। तो जब सिलेबस की हम बात करते हैं तो पहला खंड इसका भाषा खंड है, और भाषा खंड इसका इतना सहज है, बल्कि यूं कहिए कि इतना व्यावहारिक है, लोक व्यवहार पर आधारित, आम बोलचाल पर आधारित है कि एक बार आप समझ गए तो जन्म जन्म नहीं भूल सकते। अब इसमें पढ़ना क्या है, जैसे अपभ्रंश पढ़ना है, जैसे अवहट को पढ़ना है, जैसे प्रारंभिक हिंदी को पढ़ना है, जैसे अवधि को पढ़ना है, ब्रजभाषा को पढ़ना है, खड़ी बोली के विकास को पढ़ना है, देवनागरी लिपि को पढ़ना है, राजभाषा राष्ट्रभाषा को पढ़ना है, मानक हिंदी को पढ़ना है। यही सारे टॉपिक हैं। इतना आसान, इतना सहज है ये खंड कि आप कभी कभी सोचेंगे शिक्षक की आवश्यकता नहीं। हालांकि शिक्षक की वजह से ही ये खंड बहुत आसान हो पाता है। यदि शिक्षक ने इस खंड को अच्छी तरह समझ लिया है तो फिर आपकी आत्मा में इस खंड को उतारा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, अवधि की विशेषता बताएं। अब जो हमारे मित्र इस बात को समझते हैं कि अवधि अवध क्षेत्र की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली है, अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ, तो ये तो समझने और जानने की चीज है। लेकिन अगर आपको एक व्यवहारिक समझ है कि तुलसी ने, जायसी ने इसका प्रयोग किया, रामचरितमानस में, हनुमान चालीसा में अवधि का ही प्रयोग है। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारु वर्णउ रघुबर बिमल जसु। देखिएगा, वर्णउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारु। एक खास बात है, शब्दों के अंत में ऊ स्वर है, चारु। आपने लिखा अवधि की विशेषता में अवधि उकार बहुल है, इसमें ऊ स्वरों की अधिकता अंत में देखी गई। आपने एक विशेषता लिख दी, आप 2-3 अंकों के हकदार हो गए। फिर थोड़ा आगे बढ़े, अगर आपको ये जानकारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधि बोली जाती है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में यदि अवधि बोली जाती है तो पूर्वांचल के लोग किस प्रकार के शब्द बोलते हैं। आप देखेंगे, पानी, पनिया, मास्टर, मस्टरवा, मस्टरौना, गिलास, गिलसवा, चाय, चयवा, किताब, कितबिया, साइकिल, साइकिलिया। यानी एक विशेषता और उभर के आई कि अवधि में संज्ञा के 3 रूप देखे गए, सामान्य, दीर्घ और दीर्घतर। कुत्ता, कुतवा, कुतौना, हाथी, हथवा, हथौना। समझिएगा, संज्ञा के सामान्य और दीर्घ रूप तो देखे ही गए, दीर्घतर रूप भी देखे गए। आपने लिखा कि संज्ञा के 3 रूप देखे गए, ये दूसरी विशेषता आपने लिख दी और 1-2 पॉइंट के आप और हकदार हो गए।
इतना आसान है भाषा विज्ञान, इतना सहज है ये खंड, पहला खंड भाषा खंड। ऐसे ही मान लीजिए ब्रजभाषा, तो एक उदाहरण के तौर पर समझिए, यदि आप ब्रजभाषा पर चर्चा कर रहे हैं, इसकी विशेषता लिख रहे हैं। अब अगर आपने जान लिया कि ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, शौरसेनी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ। ब्रजभाषा ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, अगर आपने नाम सुना हाथरस आदि में, ब्रजमंडल की ही बोली है। दोस्तों कुछ तो भजन वगैरह हम लोग सुनते हैं। अब मान लीजिए विशेषता में कोई भजन आपको याद आ जाए, मैं नहीं माखन खायो, देखिएगा, मैं बालक बहियन को छोटो, श्री राधिका हमारी गोरी गोरी कन्हैया तेरो कारो है, तेरो कारो, वो तो कारो नहीं मतवारो जगत उजियारो है, मतवारो उजियारो। इसीलिए दोस्तों जब ब्रजभाषा का प्रयोग करते हैं तो घना नहीं घनो, छोटा नहीं छोटो, मीठा नहीं मीठो, भला नहीं भलो। ब्रजभाषा के अंत में जहां भी आप देखेंगे ओ स्वर है, इसीलिए ब्रजभाषा ओकार बहुल है। भाषा खंड को समझ गए, इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण क्या है, स्वरागम क्या है, स्वरलोप क्या है, घोषीकरण क्या है, अकारण अनुनासिकता क्या है। तो एक एक विशेषता आपको 2 से 3 अंक तक दिला सकती है। ये विशेषताएं गणित की तरह हैं, मैथ की तरह हैं, सूत्रों की तरह हैं। एक बार बात जहां समझ में आई तो वो दिलो दिमाग में बैठ जाती है, अंतरात्मा में जाकर के बात बैठ जाती है। इसलिए भाषा खंड भाषा विज्ञान है, हाईली अंकदायी है। दोस्तों जैसे हम दूसरा खंड की बात करते हैं, दूसरा खंड हमारा है साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इसका मतलब क्या होता है? हम लोग खूब इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास की खूब समझ है। जब हम समाज का इतिहास पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ऐसे ही हिंदी का भी इतिहास है। वह हिंदी का इतिहास कैसा है? हिंदी की रचनाएं जैसे लिखी गईं, जिन रूपों में उन रचनाओं का विकास हुआ, तो हिंदी साहित्य की जहां से शुरुआत होती है उसे आदिकाल कहते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा काल, जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, साहित्य का विकास होता गया, क्योंकि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, साहित्य समाज का दर्पण भी है, दीपक भी है। साहित्य का क्रमिक विकास समाज के क्रमिक विकास पर जुड़ा है। यदि समाज का क्रमिक विकास समाज का इतिहास है तो साहित्य का क्रमिक विकास साहित्य का इतिहास है। तो जैसे समाज का इतिहास बढ़ा, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, वैसे ही हिंदी साहित्य का भी इतिहास आगे बढ़ा, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में। दोस्तों इन्हीं कालों को कई नामों से बांट दिया गया। आदिकाल को वीरगाथा काल कह दिया शुक्ल जी ने, मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, और इनके भी 2 खंड बांट दिए, भक्ति काल, रीति काल। और फिर जो आधुनिक काल है उसके कई खंड विभाजित कर दिए गए, जैसे भारतेंदु युग, जैसे द्विवेदी युग,
जैसे छायावाद, जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता, अन्य कविता धाराएं, जनवादी कविता, प्रगीत आदि आदि। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने कहा कि ये सब बहुत सहज है, तो नाम से ही कठिन है। ऐसा है नहीं दोस्तों, इतनी चीजें ये सहज हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कुछ आप चीजों को देखें तो आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि इस विषय को क्यों लोग अधिक से अधिक चयनित करते हैं, लोग इसका चयन क्यों अधिक करते हैं, और यह विषय लोगों को क्यों चयनित अधिक कराता है, यानी विषय को लेकर के लोग अधिक क्यों सेलेक्ट होते हैं। इस विषय की एक अपनी पहचान है। जिस धारा का साहित्य पढ़ेंगे, अब जैसे आपने आदिकाल को पढ़ा, तो आदिकाल सामंती समाज का प्रतिनिधित्व करता रहा है, और सामंती समाज कहने का अर्थ ही था जहां दरबारी परिवेश हो। तो जहां दरबारी परिवेश होगा वहां शासक होंगे, सामंत होंगे, इसलिए इसे सामंती समाज कहा गया। शासक सामंत होंगे तो उनके दरबार में दरबारी कवि भी होंगे। दरबारी कवियों ने अपने शासकों का, सामंतों का दो रूपों में मनोरंजन किया, समझिएगा। एक, उनकी वीरता का बढ़ा चढ़ा करके चित्रण किया, अतिशयोक्ति मूलक चित्रण किया। वीरता का चित्रण उसे ही प्रशस्ति मूलक चित्रण कहते हैं, यानी प्रशंसा करना। प्रशस्ति का अर्थ है किसी शासक या सामंत की वीरता का, उसकी बहादुरी का बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति मूलक गुणगान करना। इसीलिए आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया, आचार्य शुक्ल के शब्दों में। मनोरंजन करने का दो तरीका निकाला दरबारी कवियों ने, क्योंकि भाई कवियों को चाहिए था धनार्जन, पैसा, और शासकों को मनोरंजन। तो मनोरंजन के लिए एक तो आधार बनाया शासकों की वीरता का चित्रण, और दूसरा नायिकाओं का सौंदर्य वर्णन। इस सौंदर्य वर्णन को ही श्रृंगार कहा गया। इसलिए आदिकालीन साहित्य में वीरता है, श्रृंगारिकता है, मनोरंजन की प्रवृत्ति है। और कुछ ऐसे भी रचनाकार थे जो धार्मिक प्रवृत्तियों की भी बात कर रहे थे, उनको भी देखेंगे। अब अगर बात आ जाए कि आदिकाल का स्वर कैसा है, तो आदिकाल में वीरता भी है, श्रृंगार भी है, मनोरंजन भी है, धार्मिकता है। कुल मिलाकर के आदिकाल का स्वर विविधता मूलक है। इसीलिए जो हिंदी साहित्य का दूसरा खंड है, साहित्य का इतिहास, दैट इज कंप्लीटली कंसेप्चुअल, संकल्पनात्मक है। एक बार अगर आपने समझ लिया तो कुछ भूलने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ भूलेंगे नहीं। दोस्तों, एक दो ऐसे ही उदाहरण और देखें। अब मान लीजिए कि अगर हम बात करें भक्ति काल की, तो भक्ति काल, भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट हम सब ने खूब सुना है। ये है क्या, क्या इसका मतलब होता है? क्यों रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को मध्यकालीन लोक जागरण कहा? क्यों आचार्य शुक्ल, आचार्य द्विवेदी सब भक्ति काल को श्रेष्ठ काल धारा मानते हैं? क्यों कहा गया कि भक्ति काल की केंद्रीय चेतना मानवतावादी है, भक्ति काल का केंद्रीय विषय प्रेम है? दोस्तों, ये जो भक्ति काल आया, अगर हम बात करें भक्ति काल 1200 से लेकर के
मोटा मोटी 1500 तक का काल है। आचार्य शुक्ल जब वर्गीकरण करते हैं, आचार्य द्विवेदी वर्गीकरण करते हैं तो कहते हैं आदिकाल 1000 से 1400, भक्ति काल 1400 से 1700, यानी मोटा मोटी ये काल धारा है। अब इसको थोड़ा इत्मीनान से समझिएगा। यदि भक्ति काल इस काल से संबंधित साहित्यिक धारा है तो ये जो काल था वो सामंती समाज का द्योतक था। सामंती समाज को अंधकार युग कहा गया। पकड़िएगा। और अंधकार युग का अर्थ था, इस काल में देखिए हिंदू मुसलमान आपस में टकरा रहे थे, दोनों के बीच हिंसा व्याप्त थी, घृणा व्याप्त थी, सांप्रदायिकता व्याप्त थी। चूंकि सामंती समाज था, ऐसे में भोग विलास प्रथा थी, अंतःपुर व्यवस्था थी, रनिवास की परंपरा थी, हरम व्यवस्था। एक राजा या शासक के दरबार में कई महिलाएं, पत्नियां, उपपत्नियां, जिन्हें रखेल कहते हैं, दासियां, कई महिलाएं थीं। भोग विलास पर आधारित बहुपत्नित्व परंपरा थी, बहुप्रेयसित्व यानी बहुत सी प्रेमिकाएं होती थीं। इसका मतलब है कि नारी का शोषण था, नारी शोषित थी। जिस समाज में हिंसा हो, घृणा हो, सांप्रदायिकता हो, नारी शोषण हो, ऊंच नीच हो, छुआछूत हो, उस समाज को अंधकार युग की उपमा दी जा सकती है। अब ऐसे में भक्ति काल के जितने भी रचनाकार हुए, चाहे कबीर हो, चाहे सूर हो यानी सूरदास, चाहे तुलसीदास हो, चाहे जायसी हो, चाहे मीरा हो, चाहे रसखान हो, सभी रचनाकारों ने, गौर से देखिए बात समझ में आ जाएगी, सभी रचनाकारों ने हिंसा और घृणा का समाधान प्रेम में दिया। सभी रचनाकारों ने हिंसा का, घृणा का समाधान प्रेम में ढूंढा। जहां दो लोग आपस में टकरा रहे हों, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हों, मुसलमानों में कई संप्रदाय हों, सिया सुन्नी, हिंदुओं में कई संप्रदाय हों, शैव वैष्णव शाक्त, कोई अवर्ण हो, कोई सवर्ण हो, समाज पूरा विभाजित हो, वह समाज हिंसा का, घृणा का, सांप्रदायिकता का शिकार होगा। उस समाज को एक करने के लिए अगर कोई सूत्र हो, कोई दवा हो, कोई समाधान, तो वो है प्रेम। इसीलिए कबीर कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सूरदास जी कहते हैं, प्रेम प्रेम ते होई, प्रेम बंध्यो संसारा, प्रेम परमारथ लई हूं। तुलसी कहते हैं, का भाषा का संस्कीरत, प्रेम चाहिए साँच। जायसी कहते हैं, मानुष प्रेम भयं बैकुंठी। और मीरा कहती हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। समझिए, भक्ति काल के सभी रचनाकारों ने समाज को प्रेम का पाठ पढ़ाया, हिंसा नहीं, घृणा नहीं। अब दूसरी बात कि पूरा समाज बटा हुआ था, कोई अपने को हिंदू मानता था, कोई मुसलमान, कोई शैव, कोई वैष्णव। भक्ति काल के सभी रचनाकारों ने, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो तुलसी हो, सबने एक ही बात स्वीकार की कि जब ईश्वर एक है और हम सब उसी की संतान, तो हम आपस में भाई, तो भला हम में भेद कैसा, हमें कैसे बांटा जा सकता है। यानी सभी रचनाकारों ने एकता की बात की, मानवता की बात की। कबीर कहते हैं, एक बूंद ते विश्व रच्यो है, को बाभन को शूद्रा। विश्व यानी विश्व, को बाभन को शूद्रा। एक ही बूंद से, एक ही ईश्वर से पूरे विश्व की रचना हुई है। ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है?
इसी बात को तुलसी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। पूरा संसार ही जब सिया राममय है तो उसमें बड़ा कौन, उसमें छोटा कौन। तुलसी कहते हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसारू। जिसे राम से प्रेम हो जाए उसके लिए पूरे संसार में समता है। अब यहीं से प्रश्न बनने शुरू हो गए कि आज भी भक्ति काल के रचनाकार क्यों प्रासंगिक हैं। तो संविधान में समता का मूल्य, लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की बात, स्वतंत्रता की बात, अवसरों की समानता की बात, मानवता की बात, बंधुत्व की बात, कितना कंसेप्चुअल है। प्रश्न आ जाए, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। क्यों स्वर्ण युग है? इसमें प्रेम की बात की गई, इसमें हिंसा घृणा मुक्ति की बात की गई, सांप्रदायिकता को खत्म करने की बात की गई। कबीर कहते हैं कि राम रहीम तो एक है, यानी राम और अल्लाह में कोई भेद नहीं। कबीर कहते हैं कि हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा और तुरक रहमाना, आपस में दो लड़ी मुए मरमन काहू न जाना। हिंदू और मुसलमान जैसी के शब्दों में एक ही वृक्ष की दो शाखाएं, एक ही माता पिता की संतान है। जिस धारा के रचनाकारों ने समाज को प्रेम सिखाया, मानवता सिखाई, सहिष्णुता सिखाई, समाज को एकता के सूत्र में बांधा, हिंसा घृणा मुक्ति को छोड़ने की बात की और कहा कि नारी शोषण की वस्तु नहीं, या तो माया मान करके नारी से आप दूर रहिए, पहली बात, या दूसरी बात कि नारी की प्रतिष्ठा कीजिए। इसलिए तुलसी कहते हैं कि कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूं सुख नाही, बिन घरनी घर भूत का डेरा। इन रचनाकारों ने या तो नारी को देवी के रूप में देखा या फिर समाज को सीख दी कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम नारी को माया मान करके दूर रहो, लेकिन उसका शोषण मत करो। सूरदास कहते हैं कि नारी माता है, नारी पत्नी है, नारी शोषण की वस्तु नहीं है। पुरुष अपनी मनमानी करता है और नारी शोषित होती आई है, यह परंपरा सही नहीं है। इसलिए प्रश्न बनता है कि भक्ति काल स्वर्ण युग है, भक्ति काल की केंद्रीय चेतना प्रेम है, भक्ति काल में सामाजिक एकता की बात की गई। तो दोस्तों, ये जो हिंदी साहित्य का दूसरा खंड है, जिसे हम लोग भक्ति साहित्य का इतिहास खंड कहते हैं। पहला खंड भाषा खंड, दूसरा साहित्य का इतिहास। इसमें ऐसे ऐसे खंड पढ़ेंगे हम लोग, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद। ये सब कंसेप्चुअल हैं। एक बार समझ गए तो ये लागी छूटे ना। मजीठ का रंग है, ये रंग कभी उतरता नहीं, आप भूलेंगे नहीं। बस एक बार धूल झाड़िए, परीक्षा भवन में पहुंच जाइए। दोस्तों, हिंदी साहित्य का जो तीसरा खंड है, तीसरा खंड कहने का अर्थ कविता खंड, उसमें कुल 12 कवियों को पढ़ना है और उन 12 कवियों को आप 2 बार पढ़ते हैं। एक बार हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ते हैं, एक बार काव्य खंड में। कैसे? कविता खंड में देखिए, आपको फिर से कबीर पढ़ना है, यानी साहित्य के इतिहास में भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ा। फिर से आपको सूरदास की कविता पढ़नी है, भ्रमर गीत सार। फिर से आपको तुलसी की कविता पढ़नी है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस को पढ़ना है, उसके सुंदरकांड को। हमें लगता है हर घरों में सुंदरकांड का पाठ होता है। तुलसीदास की कविता कवितावली का उत्तरकांड पढ़ना है। आज जो भी समस्याएं आप लोग देखते हैं, प्राकृतिक आपदाएं हो, अकाल हो, भूखमरी हो, महामारी हो, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो, बेरोजगारी की समस्या हो, राजनीति में निरंकुशता, आप जो भी समस्या देखते समझते हैं, उन सब की चर्चा संत तुलसीदास ने बहुत पहले अपनी कविताओं में किया। कविता खंड में कुल 12 कवियों को पढ़ना है।
कबीर, सूरदास, तुलसीदास। चौथे कवि जायसी हैं और इनकी रचना जो है वो पद्मावत है। एक गूढ़ प्रेम कथा, एक प्रगाढ़ प्रेम कथा, या यूं कहें कि एक लौकिक प्रेम कथा। गूढ़ इसलिए क्योंकि सूफी दर्शन पर आधारित है, और लौकिक इसलिए क्योंकि वह कथा सबको समझ में आती है। एक राजा था, एक रानी थी, एक तोता था, तोते के कहने पर राजा चल पड़ते हैं पद्मिनी को खोजने, नागमती इधर जो उनकी पहली पत्नी वियोग में। दोस्तों ऐसे ही पांचवें कवि को पढ़ेंगे बिहारी लाल के रूप में, उनकी कविता बिहारी सतसई। छठे कवि को जब आप पढ़ेंगे तो मैथिली शरण गुप्त के रूप में उनकी रचना भारत भारती। सातवें कवि को जब आप पढ़ेंगे तो सातवें कवि निराला, और निराला की दो रचना, राम की शक्ति पूजा और दूसरी कुकुरमुत्ता। ऐसे आठवें कवि जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद की बहुत चर्चित रचना है कामायनी। नौवें कवि के रूप में अज्ञे को पढ़ेंगे और इनकी रचना असाध्य वीणा बहुत ही मार्मिक रचना है। 10वें कवि के रूप में आप पढ़ेंगे मुक्तिबोध। फिर पढ़ेंगे हम लोग नागार्जुन को 11वें कवि के रूप में। मुक्तिबोध की रचना ब्रह्म राक्षस पढ़ेंगे। नागार्जुन की जो रचना है वो 3 रचनाएं हैं, सुन लीजिए। अकाल और उसके बाद, बादल को घिरते देखा है, हरिजन गाथा। और 12वें कवि के रूप में दिनकर को पढ़ेंगे, चर्चित रचना कुरुक्षेत्र, बहुत चर्चित। इसको ढंग से पढ़ गए तो निबंध वगैरह में भी आपकी समस्याएं खत्म होती हैं। तो ये हमारा तीसरा खंड है, काव्य खंड। बहुत रोचक, मार्मिक, सामाजिक संवेदनाओं से भरा हुआ, जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ। दोस्तों जो चौथा खंड है, चौथा खंड जैसा कि हमने कहा पहले कि बहुत सहज है, आसान है, गद्य खंड, या जिसे कथा साहित्य कहते हैं। गद्य खंड में आपको 3 नाटकों को पढ़ना है। नाटक कितने हैं? 3। कौन कौन से? भारत दुर्दशा, आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त, 3 नाटक हैं। ऐसे ही 4 उपन्यास को पढ़ना है। प्रेमचंद का गोदान पढ़ना है, यशपाल के उपन्यास दिव्या को पढ़ना है, मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज को पढ़ना है, और फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैलांचल को पढ़ना है। इसमें कहानियों को भी पढ़ना है, प्रेमचंद की कहानियों को, और राजेंद्र यादव के द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर। और 2 चीजें बहुत टेक्निकल इसमें आपको पढ़नी है, एक आलोचना और एक निबंध। आलोचना का अर्थ है कि कोई भी आलोचक किसी रचना को किस रूप में देखता है, किसी रचना की समीक्षा, उसके गुण दोषों की चर्चा, उसके तत्वों की चर्चा, रचना क्या कहती है। जब हम इन चीज़ों की चर्चा करते हैं तो उसे आलोचना कहते हैं। निबंध किसी भी रचनाकार या व्यक्ति के विचारों को निबंध कहते हैं, उसके मौलिक विचार, उसके विश्लेषणात्मक विचार, उसके कलात्मक विचार, तुलनात्मक विचार। निबंध यानी विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति। तो ये है चौथा खंड, गद्य खंड। खूब इत्मीनान से इस सिलेबस को आप समझें, धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक में आगे बढ़ें। मैं खड़ा रहूं, एक एक बात समझाता जाऊं, लिखाता जाऊं, आप खूब इत्मीनान से समझते जाएं। इस विषय की प्रकृति इतनी सहज है, इतनी सुरुचिकर है, मधुकर है कि आप इस विषय की गहनता, सूक्ष्मता को बिना किसी मेहनत के धारण कर पाएंगे, हर प्रश्न को समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा लाभ कि इसमें नया कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है। पारंपरिक विषय है, कबीर ने जो कह दिया सो कह दिया, तुलसी ने जो लिख दिया सो लिख दिया। तो आइए
खूब ढंग से मेहनत करते हैं, एक एक बात को समझते हैं, इत्मीनान से आगे बढ़ते हैं और PW के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ कर के अपनी सफलता सुनिश्चित करते हैं, टॉप रैंक ले आते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।